एक महिला ने अपनी सारी ताकत लगाकर फर्स्ट क्लास का प्लेन टिकट खरीदा, सिर्फ इसलिए कि वो प्लेन में जाकर अपनी जान दे सके। उसने अपनी जेब में छुपाई हुई दवा निकाली, लेकिन जैसे ही वो उसे खाने वाली थी, प्लेन अचानक गिरने लगा। अचानक वजन कम होने की वजह से वह हवा में उछल गई। उसे साफ महसूस हो रहा था कि प्लेन बहुत तेजी से उड़ रहा है। जब वह दोबारा होश में आई तो वह जमीन पर थी। वो बहुत किस्मत वाली थी कि बच गई, लेकिन चारों तरफ ये खबर फैल चुकी थी कि वहाँ हर जगह यात्रियों की लाशें पड़ी हैं। जिंदा बचा हुआ कोई इंसान ढूंढना बहुत मुश्किल था। जब वो किसी और को बचाने के लिए आगे बढ़ी तो उसने देखा कि उसके शरीर से खून बह रहा है। उसके सामने जो हो रहा था उस पर उसे यकीन नहीं हो रहा था। विडंबना ये थी कि जो खुद मरना चाहती थी वही बच गई और जो जीना चाहते थे वे मर गए। वो जोर जोर से आवाज लगाने लगी, उम्मीद करते हुए कि कोई और भी जिंदा हो। तभी उसे एक आदमी की आवाज सुनाई दी। वो शाओ फेई था, जिससे वह एयरपोर्ट पर मिली थी। उसे जिंदा देखकर महिला बहुत खुश हुई। दोनों थोड़े घायल थे लेकिन ठीक थे। वे तुरंत केबिन की तरफ गए। वहाँ बहुत ठंड थी और केबिन बुरी तरह टूट चुका था। बाहर की ठंडी हवा अंदर आ रही थी। शाओ फेई ने केबिन का दरवाजा तोड़कर बाथरूम में जाने की कोशिश की और महिला भी उसके साथ अंदर चली गई। अंदर जाकर उसने जल्दी से अपने कपड़े खोले। देखने में वह ठीक लग रही थी, लेकिन असल में उसे काफी गंभीर चोटें आई थी। उसकी कई पसलियां टूट चुकी थी। दूसरी महिला के पास उसका इलाज करने का कोई तरीका नहीं था। अब हालत बहुत खराब थी और इलाज का कोई साधन नहीं था। सबसे बड़ी समस्या ये थी कि अगर उन्होंने खुद को गर्म रखने का कोई तरीका नहीं ढूंढा तो वे ठंड से मर सकते थे। फिर उन्होंने एक स्लीपिंग बैग ढूंढा और उसमें साथ लेट गए। वे अभी अभी मिले थे, लेकिन अब एक दूसरे के लिए जिंदगी और मौत के साथी बन चुके थे। बाहर ठंडी हवा चल रही थी। दोनों एक दूसरे को पकड़कर शरीर की गर्मी बनाए रखने लगे। जब थोड़ी गर्माहट मिली तो उन्होंने सामान चेक किया। उन्हें पता चला कि खाना और पानी सिर्फ 2 दिन के लिए ही काफी है। उन्हें और सामान ढूंढना था, क्योंकि उन्हें ये भी नहीं पता था कि एयरपोर्ट पर किसी को इस हादसे की खबर मिली है या नहीं। लेकिन अगले दिन जब महिला उठी तो उसकी मानसिक हालत फिर बिगड़ने लगी। वो घबराने लगी। असल में उसे आत्महत्या की प्रवृत्ति थी, जो कि उसके परिवार में चली आ रही थी। उसके दादा और पिता दोनों ने आत्महत्या की थी, इसलिए बचपन से ही उसे लगता था कि एक दिन वह भी ऐसा ही करेगी। उसने पहले भी कई बार कोशिश की, लेकिन हर बार बच गई। इस बार वह प्लेन में दवा खाकर मरना चाहती थी, लेकिन हादसा हो गया। महिला ने दरवाजा खोलकर बाहर हवा लेने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा जम चुका था। उसने कई तरीके अपनाए, लेकिन दरवाजा नहीं खुला। आखिरकार उसने पूरी ताकत लगाकर उसे लात मारी और दरवाजा खुल गया। जब उसने बाहर की ताजा हवा ली तो उसे थोड़ा अच्छा लगा, लेकिन फिर उसने एक डरावना नजारा देखा। सिर्फ एक रात में ही पूरा हादसे का इलाका खून से भर चुका था। यात्रियों की लाशें जम चुकी थी, हालांकि इस वजह से वे सड़ नहीं रही थी। ये सब देखकर वो बहुत दुखी हो गई। जो खुद मरना चाहती थी वही जिंदा बच गई। उसे लगा जैसे किस्मत उसके साथ अजीब खेल खेल रही है, लेकिन पीड़ित पहले ही मर चुका था और वे सब दुख में बेबस थे। सबसे जरूरी बात ये थी कि वो आदमी अभी जिंदा था, लेकिन ऐसे माहौल में वे दोनों ज्यादा देर तक नहीं टिक सकते थे। जैसे जैसे बर्फ बढ़ रही थी, ब्लैक को लगा कि वे यहाँ हमेशा नहीं रह सकते। उन्हें जल्दी निकलना होगा, क्योंकि अगर वे रेस्क्यू का इंतजार भी करें तो तब तक शायद पूरी पहाड़ी बर्फ से ढक जाएगी और कोई उन्हें ढूंढ भी नहीं पाएगा। इसलिए अभी निकल जाना ही सबसे सही तरीका है। लेकिन महिला इससे सहमत नहीं थी। उसे लगता था कि यही रुककर मदद का इंतजार करना बेहतर है। सबसे बड़ी बात, वो जीना ही नहीं चाहती थी, तो फिर यही क्यों न मर जाए। ये सुनकर ब्लैक बिल्कुल भी राजी नहीं हुआ। वो उसे जबरदस्ती ले जाने के लिए तैयार हो गया। चलो यहाँ से, क्या मजाक कर रहे हो? क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें रोकूं या मनाऊं? अगर ऐसा है तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम बस चले जाओ। क्या तुम सच में सीरियस हो? सीरियस? तुम बस बेवकूफी कर रहे हो, ऐसा मत बनो। ये सुनकर ब्लैक गुस्से में वहाँ से चला गया। लेकिन जब महिला ने देखा कि वो सच में चला गया है तो उसे पछतावा हुआ और वो उसके पीछे चली गई। असल में ब्लैक सच में दूर नहीं गया था, वो पास ही उसका इंतजार कर रहा था। वो भी मरना नहीं चाहता था। उसने अपनी आंखों के सामने देखा था कि जो लोग अभी जिंदा थे एक हादसे में पल भर में खत्म हो गए। उसके दिल में डर और उदासी थी। मौत कितनी करीब थी। अगर वो थोड़ा भी बदकिस्मत होता तो वह भी उन लाशों में पड़ा होता। इस तरह दोनों बर्फीली पहाड़ी पर चलते रहे, लेकिन उन्हें कोई और इंसान नहीं मिला। ब्लैक जानता था कि ऐसे माहौल में जिंदा रहना मुश्किल है, इसलिए उन्हें नीचे उतरना होगा। लेकिन महिला डर गई और पीछे हटने लगी और उल्टा उसने ब्लैक का मजाक उड़ाया। अभी तक तो कह रही थी जीना नहीं है, अब थोड़े से खतरे से डर लग रहा है। ब्लैक ने कहा ठीक है तो फिर आगे बढ़ते हैं। इस तरह दोनों बिना किसी सुरक्षा के बर्फीले पहाड़ पर चढ़ने लगे। पूरा सफर बहुत खतरनाक था। जरा सी गलती और सीधे नीचे गिरकर जान जा सकती थी। शुरुआत में सब ठीक चल रहा था, लेकिन जल्द ही उनके सामने एक बड़ी समस्या आ गई। एक ऊंची खाई क्लिफ ने उनका रास्ता रोक लिया। ऐसा नजारा देखकर दोनों कुछ देर के लिए चुप हो गए। आगे जाने का कोई रास्ता नहीं था और अगर वापस मुड़ते तो वो और भी खतरनाक होता। अब उनके पास सिर्फ एक ही रास्ता था, सब कुछ दाव पर लगाना। इसका मतलब था सीधे नीचे कूदना। नीचे पेड़ थे जो गिरने का झटका कम कर सकते थे। शुरुआत में महिला थोड़ी डरी हुई थी, लेकिन शाओ ब्लैक के हौसला देने पर उसका डर धीरे धीरे कम हो गया। उसे पूरी तरह भरोसा दिलाने के लिए ब्लैक ने खुद पहले पूरी ताकत से छलांग लगा दी। ये देखकर महिला बहुत डर गई। उसे लगा ये आदमी पागल है, लेकिन थोड़ी देर बाद नीचे से उसकी आवाज आई। जब उसने देखा कि वो बिल्कुल ठीक है तो उसकी जान में जान आई। फिर उसने भी हिम्मत करके छलांग लगा दी। पेड़ की वजह से दोनों सुरक्षित बच गए, बस हल्की फुल्की चोटें आई। कुछ देर आराम करने के बाद दोनों फिर आगे बढ़ने लगे। वे एक बंद रास्ते से होकर फिर से बर्फीले पहाड़ पर लौट आए। रास्ते में ब्लैक को अचानक एक गुफा दिखाई दी। वो महिला को बुलाने ही वाला था कि अचानक उसने एक डरावना नजारा देखा। उसने तुरंत महिला से भागने को कहा। असल में सामने बर्फीला तूफान आ रहा था, लेकिन जब तक महिला को समझ आया तब तक बहुत देर हो चुकी थी। बर्फ इतनी तेजी से गिरने लगी कि पलक झपकते ही दोनों उसके नीचे दब गए। कितनी देर बाद उसे होश आया पता नहीं। ब्लैक बर्फ में भागते हुए महिला को ढूंढने की कोशिश कर रहा था। वो उसे खोदकर निकालना चाहता था। उधर महिला आधी बेहोशी में थी, वो आवाज भी नहीं निकाल पा रही थी। आखिरकार लगातार कोशिश के बाद ब्लैक ने उसे बर्फ से बाहर निकाल लिया, लेकिन उसकी हालत अच्छी नहीं थी। उसे तुरंत गर्म रखने का तरीका ढूंढना जरूरी था, नहीं तो वो ठंड से मर सकती थी। ब्लैक जल्दी से उसे गुफा के अंदर ले
ले गया। खुशकिस्मती से अंदर का तापमान बाहर से काफी ज्यादा था। कुछ घंटों बाद महिला को होश आया। अब उसे समझ में आया कि मरना उतना आसान नहीं है जितना उसने सोचा था। उसने अपनी जान बचाने के लिए ब्लैक का शुक्रिया किया। हालांकि अब वो ठीक थी, लेकिन लंबे सफर और मेहनत की वजह से ब्लैक की चोटें और ज्यादा गंभीर हो गई थी। फिर भी वो उसे परेशान नहीं करना चाहता था, इसलिए उसने दिखावा किया कि सब ठीक है। थोड़ा आराम करने के बाद दोनों फिर से निकल पड़े। ये सफर बहुत मुश्किल था। चारों तरफ पहाड़ ही पहाड़ थे और हालात और भी खराब होते जा रहे थे। ब्लैक बिना किसी साफ दिशा के धीरे धीरे चलता रहा। उसे लगा कि अगर नदी मिल जाए तो रास्ता मिल सकता है। कुछ देर बाद उन्हें फिर परेशानी का सामना करना पड़ा। आगे एक बड़ी टहनी ब्रांच ने उनका रास्ता रोक लिया। ब्लैक ने महिला से वहीं रुकने को कहा और खुद आगे जाकर रास्ता देखने लगा। उसे लगा कि आगे रास्ता बंद है, लेकिन अगले ही पल उसे एक नदी दिखाई दी। वो खुश होकर महिला को बताने के लिए मुड़ा, लेकिन उसने ध्यान नहीं दिया और उसका पैर फिसल गया। अचानक वो नीचे गिर पड़ा। ये देखकर महिला घबरा गई। संभलते ही वो तुरंत उसकी तरफ दौड़ी। शाओ हेई का हाथ टूट चुका था। मुझे अपना हाथ महसूस नहीं हो रहा। क्या ये टूट गया है? महिला ने कहा। अपने हाथ के बारे में मत सोचो, बस मेरी तरफ देखो। कुछ देर बाद वो थोड़ा शांत हो गया। महिला ने तुरंत कहा कि कोई मजबूत टहनी ढूंढो ताकि हाथ को सहारा दिया जा सके। थोड़ी ही देर में उसे एक सही टहनी मिल गई। उसने जल्दी से उसे शाओ हेई के हाथ के पास लगाया, फिर उसे स्कार्फ से लपेट दिया और क्लिप से कसकर बांध दिया। हड्डी टूटने का दर्द बहुत भयानक था, जिसे सहना शाओ हेई के लिए मुश्किल हो रहा था। अच्छी बात ये थी कि उसके पास दर्द कम करने की दवाइयाँ थी। हालांकि वे एनेस्थीसिया जितनी असरदार नहीं थी, लेकिन थोड़ी राहत जरूर दे रही थी। अब उसकी हालत ऐसी नहीं थी कि वह तेज चल सके। महिला उसे सहारा देकर धीरे धीरे आगे बढ़ाने लगी। शुक्र था कि उसका पैर नहीं टूटा था। लगातार मौत से लड़ते लड़ते दोनों थक चुके थे। जैसे जैसे समय बीत रहा था, शाओ हेई की हालत और खराब होती जा रही थी। अब उसके घाव से खून भी बहने लगा था। मैं नहीं चल सकता। नहीं, तुम चल सकते हो। उसका पूरा पेट नीला पड़ चुका था। मैं मर रहा हूँ। नहीं, तुम नहीं मर रहे। तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। लेकिन शाओ हेई नहीं चाहता था कि उसकी वजह से महिला की जान खतरे में पड़े। वह चाहता था कि वह अकेली आगे बढ़े और जिंदा रहे। उसने कहा कि अब वो कभी आत्महत्या के बारे में न सोचे। दुनिया में जीने के लिए बहुत कुछ है। अगर इंसान मर जाता है तो सब खत्म हो जाता है, लेकिन वो खुद जानता था कि अब उसका बचना मुश्किल है। ये सुनकर महिला रो पड़ी। वो उसकी भावना समझ चुकी थी। मैं तुमसे प्यार करती हूँ। जाने से पहले उसने सारी दर्द की दवाइयाँ शाओ हेई को दे दी और कहा कि वो हिम्मत रखे, वो जल्द ही मदद लेकर आएगी। अलविदा कहकर वो मुड़ी और चली गई। शाओ हेई समझ चुका था कि अब उसके पास बचने की उम्मीद नहीं है। वो भी अब जीना नहीं चाहता था। ये विदाई हमेशा के लिए थी। उधर महिला उस विशाल पहाड़ में अकेली आगे बढ़ रही थी। उसे नहीं पता था कि वो बाहर निकल पाएगी या नहीं। जैसे जैसे वो आगे बढ़ती गई, उसकी उम्मीद कम होती गई। 3 दिन से उसने कुछ नहीं खाया था। उसे चक्कर आने लगे थे। तभी सामने एक भेड़िया दिखाई दिया। वो घबरा गई। भेड़िया भी भूखा था, इसलिए वह उसके पीछे दौड़ पड़ा। महिला जानती थी कि वो भागकर उससे नहीं बच सकती, इसलिए वो तुरंत एक पेड़ पर चढ़ गई। भेड़िया पेड़ पर नहीं चढ़ सकता था, इसलिए वो नीचे ही घूमता रहा। फिर महिला ने एक टहनी उठाई और भेड़ियों की तरफ फेंकी। कुछ देर बाद जब वे वहाँ से हट गए तो वो जल्दी से नीचे उतरकर भाग गई। लेकिन उसने सोचा भी नहीं था कि उनमें से एक भेड़िया वापस आ जाएगा। अब उसे समझ आ गया कि वह भाग नहीं सकती। उसने हिम्मत जुटाई और लड़ने के लिए तैयार हो गई। उसने अपना कोट उतारकर हाथ पर लपेट लिया और भेड़िए के वापस आने का इंतजार करने लगी। वो भेड़िए के हमला करने का इंतजार कर रही थी, लेकिन उसका कोट इतना मोटा नहीं था कि उसे बचा सके। भेड़िए ने सीधे उसे काट लिया। इसके बाद महिला ने पूरी ताकत से संघर्ष किया और किसी तरह भेड़िए के जबड़े से खुद को छुड़ाया। फिर उसने जमीन पर पड़ा चाकू उठाया और भेड़िए को मारने के लिए तैयार हो गई। कुछ ही देर में इंसान और भेड़िए के बीच जिंदगी की लड़ाई शुरू हो गई। आखिरकार महिला ने चाकू की मदद से भेड़िए को मार गिराया। उसे अपने घाव साफ करने का भी समय नहीं था। उसे तुरंत वहाँ से निकलना पड़ा, क्योंकि खून की गंध जल्द ही और भेड़ियों को आकर्षित कर सकती थी। पता नहीं कितना समय बीता, लेकिन आखिरकार उसे एक नदी दिखाई दी। नदी देखकर उसे उम्मीद जगी, क्योंकि नदी के किनारे किनारे चलने से इंसानों का रास्ता जरूर मिल सकता है। जंगल पार करने के बाद उसे एक सड़क दिखाई दी। उस पल उसे ऐसा लगा जैसे उसे नई जिंदगी मिल गई हो। कहानी के अंत में वो बच जाती है, लेकिन शाओ हेई हमेशा के लिए उसी पहाड़ पर रह जाता है। जब लोग उसे ढूंढते हैं तब तक वो ठंड से मर चुका होता है। उसके पास सिर्फ एक चिट्ठी मिलती है जो उसने महिला के लिए लिखी थी। हे ज़ेन, मुझे बहुत ठंड लग रही है। मैं थक गया हूँ, भूखा हूँ, सोच भी नहीं पा रहा। काश तुम मेरे पास होती। मुझे पता है तुम हार नहीं मानोगी, क्योंकि अब तुम्हारे पास जीने की वजह है। इस पहाड़ ने हमें कुछ सिखाया है। हम कभी नहीं भूलेंगे कि जिंदा रहने का क्या मतलब होता है। मुझे खुशी है कि मैं तुम्हारी जिंदगी का आखिरी इंसान नहीं बना। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि तुम मेरी जिंदगी में आई। अगर उस रात तुमने वो कदम उठा लिया होता तो हम कभी नहीं मिलते। हमने एक दूसरे को पाया और तुमने अपनी मंजिल ढूंढ ली। मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा, तुम्हारे दिल में जहाँ यादें बसती हैं। ये कहानी जिंदगी बचाने के बारे में है। शाओ हेई उस महिला की जिंदगी बचाने के लिए आया जो खुद अपनी जान लेना चाहती थी। जब हमें लगता है कि जिंदगी बेकार है तो शायद हमें अपने पुराने माहौल से बाहर निकलकर नई चीजें और नए लोगों को जानने की कोशिश करनी चाहिए। हो सकता है वहीं हमें जीने की कोई नई वजह मिल जाए। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।